Hello students, this is the 7th video in chapter Haloalkane and Haloarenes. First chapter of Organic Chemistry Standard 12th. बच्चों, इस वीडियो में जो हमें सीखना है उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप थोड़ा सा कार्बोकैटायंस, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स है ना, इनके बारे में हल्का फुल्का अगर ज्ञान हो जाए तो सीखना बहुत सरल होगा. So you should have to watch the previous videos where you can achieve the complete knowledge about the carbocations and free radicals as well as radicals, organic radicals. So let's start about this video. तो बच्चों, हमने previous video में पढ़ा physical properties. अब हम enter करेंगे chemical properties of the haloalkane and haloarenes. First of all, we are going to discuss about the chemical properties of haloalkane. तो बच्चों, होता क्या है कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए आपको बेसिक टर्म्स कार्बोकैटायन का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बार बार उसकी टक्कर होने वाली है. तो उसको तो हम सीखेंगे ही, इसी टॉपिक में सीखेंगे और आगे पढ़ते चलेंगे और नई इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी हैलोएल्केन्स की मैकेनिज्म रिएक्शंस आप पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फॉलोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब तो बेसिक तो आप समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होगा, उसका सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, किसी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से कोई वीक न्यूक्लियोफाइल हटाएंगे. न्यूक्लियोफाइल क्या है तो वो भी आप जानते हैं कि कोई नेगेटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल स्पीसीज होगा विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर विथ अ लोन पेयर. एक लोन पेयर उसमें जरूर होगा. ये नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बट इट ऑलवेज कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर बट इन विथ एटलीस्ट 1 लोन पेयर, यानी कम से कम एक लोन पेयर तो उसके स्ट्रक्चर में होगा ही होगा. तो जिनको हम लुईस बेस कहते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आते हैं और नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये न्यूक्लियोफाइल को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये तो बहुत सरल काम है, केक को हटाओ दूसरे को लाओ. किसको हटाना है किसको लाना है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है. तो इसको आप एक सिंपल से दिमाग लगाइए कि जैसे आप हैलाइड पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले किसका नाम लेंगे, एल्किल फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसके बाद आप अल्कोहल पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, एमाइंस. यानी ये जो आपका बोलने का लहजा है यही ऑर्डर है. यानी फ्लोराइड से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड से ब्रोमाइड है, से आयोडाइड है, से हाइड्रोक्साइड है ना. ये ऑर्डर होता है जो कि हम आगे चल के आपको ये ऑर्डर लिखाएंगे और वो ऑर्डर आप सीख पाएंगे. लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये कितने तरह का होता है और कैसे होता है. तो बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह की होती है. एक को हम SN1 कहते हैं और एक को SN2 कहते हैं. विदाउट एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी थ्योरी पे ध्यान देना है. क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल से थ्योरी नहीं, थ्योरी से एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे तो ज़्यादा सरल हो जाएगा. तो पहले आप इनको एक थ्योरी में बाइंड अप कर लो और फिर उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं. तो बच्चों, हमने ये बात की कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं. एक को बच्चों SN1 कहते हैं और एक को SN2 कहते हैं. इसको हम कहेंगे क्या, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो कॉमन सेंस है, इसको कहेंगे बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि एक यूनिमोलिकुलर है और एक बाइमोलिकुलर है. यानी जो SN1 होता है तो यहां पर आपको थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स इन्वॉल्व करना है. जब आप जानते हैं कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल के कंसेंट्रेशन पे, तो हम इसको बोलेंगे ये यूनिमोलिकुलर है. और जब दोनों यानी 2
मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे तो बाई मॉलिक्यूलर है। यानी पक्का जो यूनिमोलिकुलर होगा इसमें जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम लिखेंगे तो उसमें एक ही मॉलिक्यूल या आयन आएगा इन एक्सप्रेशन ऑफ रेट, जबकि हम जब SN2 लिखेंगे तो रेट एक्सप्रेशन पे 2 मॉलिक्यूल या आयन आएंगे। ये इसका मीनिंग है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो पहला आपको कंसेप्ट याद रखना है कि SN1 में मैकेनिज्म होती है ये यूनिमोलिकुलर है, बट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन जो भी होंगी SN1 वो हमेशा 2 स्टेप में। अब 2 स्टेप कौन से होते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने सिखाया भी आपको, एक स्लो स्टेप होता है और एक फास्ट स्टेप होता है। किसी भी काइनेटिक इक्वेशन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये भी आप जानते हो। यानी स्लो स्टेप रेट डिटरमाइन करेगा, हमको फास्ट स्टेप से कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर? जब ये 2 स्टेप में होती है तो हम ये बोलते हैं कि SN2 हमेशा एक ही स्टेप में होती है, यानी पूरी की पूरी रिएक्शन एक बार में थ्रू आउट कंप्लीट हो जाती है। यहां तक तो इजी था। अब अगली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मोस्टली अभी हम हैलाइट पढ़ रहे हैं तो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि SN1 मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन 3 डिग्री हैलाइट्स। पहले तो आप शब्दों को एसोसिएट करिए कि SN1 मैकेनिज्म इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन 3 डिग्री हैलाइट्स। पहले आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, फिर क्यों बाद में सोचिएगा। जबकि SN2 मैकेनिज्म is mostly observed in 1 degree halide. SN2 mechanism is mostly observed in 1 degree halide. अभी आप बैठा के देखिए, जब आपको ये मालूम होता है इसमें 3 डिग्री हैलाइड में होता है तो आप इसमें बोलते हो कि यार इसमें क्या ऑर्डर आता है रिएक्टिविटी का हैलाइड के लिए, तो आप बोलते हो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी 3 डिग्री हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड 1 डिग्री इज द लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN1। वाइल जब SN2 में यही ऑर्डर आएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा फॉर SN2 एंड 3 डिग्री इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN2। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो SN1 मैकेनिज्म होती है उसमें इंटरमीडिएट बनता है एंड दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज कार्बोकैटायन। ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि SN1 मैकेनिज्म जब भी प्रोसीड होगी वो 3 डिग्री हैलाइड में मोस्टली होगी और हमेशा इंटरमीडिएट के रूप में आपको कार्बोकैटायन मिलने वाला है। फिर आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म जब मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो की तरह कि जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो यू हैव टू अटैच, आपको बिल्कुल अब ध्यान देना होगा कि कार्बोकैटायन अगर बनता है तो घंटी बजती है क्या कि कार्बोकैटायन बना है भैया, तो अब जो मैकेनिज्म का कंट्रोल होगा वो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन से होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैकेनिज्म का कंट्रोल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन से होगा और हमने सीखा हुआ है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लीस्ट स्टेबल। ये आप दिमाग में बात रखो कैसे भी, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट्स का बेसिक थ्योरी नहीं सीख पाएंगे तो आगे आपको हर बार एक क्वेश्चन उठेगा दिमाग में और बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में हमको एक ऐसी अनस्टेबल स्टेट ऑब्जर्व होती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। SN2 मैकेनिज्म में हमें ट्रांजिशन स्टेट का ऑब्जर्वेशन होता है। ये क्या है? बोले ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो अनस्टेबल स्टेट है और इसमें होता क्या है कि एट अ सेम टाइम वीक न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही कार्बन से अटैच्ड होते हैं, बट बाय हाफ बॉन्ड, वर्चुअल हाफ बॉन्ड। यानी आप एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनाते हो, एक एरो बनाते हो तो हाफ बॉन्ड से अटैच होगा, वर्चुअल बॉन्ड से अटैच होगा। अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती है SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म होती है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं रिएक्शन का कुछ फेवर हो, कोई मीडियम डालते हैं जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए। हाँ, ऐसे पोलर सॉल्वेंट जो प्रोटिक होते हैं,
जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं, पोलर सॉल्वेंट जो प्रोटॉन रिलीज करे, लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब मीडियम का काम करते हैं और ये रिएक्शन को फेवर करते हैं रेट को बढ़ाने के लिए। जबकि SN2 मैकेनिज्म में पोलर सॉल्वेंट तो यूज होते हैं बट एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट यूज होते हैं, यानी ऐसे पोलर सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन रिलीज नहीं कर रहे होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले आप इसकी थ्योरी को कंफर्म करिए। थ्योरी अगर कंफर्म हो गई फिर मैं कितना भी कठिन एग्जांपल लेके आपको समझाना शुरू करूंगा आपको बहुत इजी समझ में आएगा, क्योंकि लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टडी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसर्न अबाउट द लैंग्वेज। तो आपके दिमाग में क्या आया कि मैंने कहा SN1 SN2। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। SN1 में क्या होता है कि इसमें जब रेट एक्सप्रेशन देते हैं तो रिएक्टेंट का केवल एक मॉलिक्यूल ही रेट को अफेक्ट करता है, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर है। जबकि SN2 में रेट एक्सप्रेशन में दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के या दो आयन रिएक्टेंट के यूज होते हैं, इसलिए ये बाइमोलिकुलर है। SN1 हमेशा दो स्टेप में होती है, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप, वेयर द स्लोअर स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। SN2 हमेशा एक स्टेप में होती है, पूरी रिएक्शन थ्रू आउट होती है। SN1 में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इट इज ऑब्जर्व मोस्टली इन 3 डिग्री हैलाइड्स, ये ज्यादातर 3 डिग्री हैलाइड में होती है, जबकि SN2 मोस्टली ऑब्जर्व इन 1 डिग्री हैलाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि SN1 में इंटरमीडिएट बनता है एंड दिस वन इज कार्बोकैटायन, और जब भी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट हमको कार्बोकैटायन मिलता है तो हम बोलते हैं कि द रिएक्शन मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन एंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मेथिल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस स्टेज पे आके ध्यान दीजिएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, जबकि SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन तो नहीं बनता, लेकिन एक ऐसी स्टेट बनती है जिसमें एक साथ वीक न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सेम कार्बन एटम से हाफ बॉन्ड से वर्चुअल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं और उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। SN1 मैकेनिज्म को कुछ मीडियम होते हैं जो फेवर करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं। ये मीडियम नॉर्मली पोलर नेचर के होते हैं और प्रोटिक होते हैं, लाइक एसिटिक एसिड एंड अदर लाइक फॉर्मिक एसिड। इधर ऐसे मीडियम होते हैं जो पोलर तो होते हैं लेकिन नॉन प्रोटिक होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। तो ये तो इसकी थ्योरी हो गई बच्चों। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ SN1 मैकेनिज्म विद यूज ऑफ एग्जाम्पल। तो आप अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको लिख लिख के अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं सबसे पहले आपको SN1 मैकेनिज्म को समझाऊंगा। SN1 मैकेनिज्म में हमें ये क्लियर है कि SN1 मैकेनिज्म जब होगी तो पक्का इसका एग्जाम्पल हम ज्यादातर यूज करते हैं क्या, 3 डिग्री हैलाइड। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। लेट मान लो मैं क्वेश्चन बोलूं कि CH3 होल थ्राइस CCl की रिएक्शन KOH से कराया है और इसको आप मैकेनिज्म फॉर्म पे लिखिए। यहाँ पे ये एक्वस KOH है, ये ध्यान रखिएगा, एक्वस KOH है, एक्वस NaOH आप ले सकते हैं। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विद द एक्वस KOH। तो रिएक्शन तो करना बहुत सरल है, कोई भी बच्चा बोलेगा इसमें कोई दम नहीं है रिएक्शन। ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, आपस में सब्स्टिट्यूट हो गए। बेटा ये नहीं करना है, ये तो कॉमन एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये कोई ज्ञान नहीं है। अब इसको आप मैकेनिज्म समझिए। सबसे पहले आप बोलोगे कि यार टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड लिया है, यानी पक्का 3 डिग्री हैलाइड ले लिया है। अब 3 डिग्री हैलाइड ले लिया है तो पक्का मैकेनिज्म होगी कौन सी, SN1। SN1 होगी तो बाय एक मॉलिक्यूल होगा, 2 स्टेप होगा। ध्यान से दीजिए, किसी भी रिएक्शन में हम जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेकिन जब आप रिएक्शन को समझते हैं तो हमेशा आप राइट से लेफ्ट की ओर समझिए एरो के बाद। सबसे पहले आप एरो पे ध्यान दीजिए, क्या एरो पे कोई डायरेक्टर बैठा है,
जो रिएक्शन को डायरेक्शन देगा कि क्या होना है, कैसे होना है। बोले इस रिएक्शन में तो एरो के ऊपर कोई नहीं है, यानी यहाँ पर कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, इसलिए इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। अब आप लैंग्वेज में क्या बोलते हो, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस QH, लेकिन जब समझाने की बारी आती है तो आप बोलते हो QH रिएक्ट विद टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो आप बोलोगे अब इंपॉर्टेंट फैक्टर QH है, तो सबसे पहले QH ब्रेक होगा K+ और OH- में, एंड दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। ये हमको न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब जब न्यूक्लियोफाइल मिल गया है तो अब हम आगे बढ़े और देखें कि क्या होगा। तो आप बोलोगे यार CH3 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 Cl। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो OH- है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ रिएक्टेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है बच्चों, ये यहाँ पे मीडियम का काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये मीडियम इस टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड को इंड्यूस कर रहा है कि भाई मैं हूं न्यूक्लियोफाइल, तो यू शुड आल्सो चेंज इनटू अ न्यूक्लियोफाइल, यानी आप भी न्यूक्लियोफाइल बनाओ जिससे कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकूं। तो ये इसको इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बन और क्लोरीन है ये कैसे एटम है, हेट्रोन्यूक्लियर है, अलग अलग एटम है। तो और उसका इंडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा। जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा क्या, ये बन जाएगा CH3 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 प्लस ये कार्बोकैटायन और Cl-। ये इंपॉर्टेंट चीज तैयार हो गई। और ये पूरी रिएक्शन का आगे जितनी बड़ी बड़ी रिएक्शन पढ़ोगे आप, वहां पर भी ध्यान देना होगा कि SN1 है, यहाँ पे कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट। अब पहला स्टेप हो गया, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप है। बॉन्ड का डिसोसिएशन जो होता है वो स्लोअर नेचर का होता है, और आयनिक स्पीसीज या पोलर स्पीसीज के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा फास्ट होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, इसलिए स्लोअर स्टेप हो गया। तो आप बोलोगे काइनेटिक्स की लैंग्वेज में कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के दिख रहे हैं बच्चों, आपको सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 होल थ्राइस CCl, सिंस in the rate expression only one molecule of reactant is used, therefore this mechanism is the example of unimolecular kinetics, यानी ये यूनिमोलिकुलर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। क्लियर बच्चों। अब आगे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो अब आप ध्यान दोगे कि आपके पास अब जो सेकेंड स्टेप आएगा वहां पर ये कार्बोकैटायन तैयार हो चुका है, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब वो जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास बचा हुआ था जो कि अभी मीडियम का काम कर रहा था, उसने अपना काम तो कर दिया, उसका जुगाड़ हो गया, उसने न्यूक्लियोफाइल को भगा दिया। किस न्यूक्लियोफाइल को, Cl- को। अब कार्बोकैटायन क्या है, वो अब ऐड होगा किसी नए न्यूक्लियोफाइल से, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यहाँ पर OH- आयन रिएक्टेंट का काम करेगा और ये कार्बोकैटायन के साथ अटैच होगा, और अटैचमेंट करने के बाद ये प्रोडक्ट तैयार कर देगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब बचा हुआ जो Cl- है वो कहाँ जाएगा, तो इतने तो आप समझदार हो कि अभी K+ बचा हुआ है, वो Cl- के साथ जुड़ के KCl बना देगा। तो ये कहलाती है SN1 मैकेनिज्म। इसमें ऑप्टिकल फिनोमिना से भी समझाया जाता है, लेकिन पहले आप सिंपल तरीके से समझिए। इसी में नेक्स्ट अगले 1-2 वीडियोस के बाद मैं आपको ऑप्टिकल फिनोमिना समझाऊंगा, और फिर ये बताऊंगा कि ऑप्टिकल फिनोमिना से आप किसी भी SN1 या SN2 मैकेनिज्म को कैसे समझा सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल होगा, बहुत ही इजी होगा। तो आप पहले कंसंट्रेट करिए अपने आप को सिंपल एक्सप्लेनेशन में और सिंपल एक्सप्रेशन में। जब आपसे ये बनने लगेगा तो फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड ऑप्टिकल फिनोमेना भी समझाएंगे, वो भी बनेगा। चलिए अब हम SN1 पे कंफर्म हो गए, अब हम SN2 की बात करते हैं। चलिए अब SN2 के बारे में सोचिए। तो आपने क्या भी सीखा है थ्योरी में,
बोले SN2 जो होता है इसमें ये मोस्टली 1 डिग्री हैलाइड में होता है। पहली बात, SN2 में एक जो रेट होती है वो 2 मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट या तो आयन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। बाई मॉलिक्यूलर होती है, पूरी रिएक्शन एक स्टेप में होती है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है। तो मैं अब आपको ये कहूँ कि बच्चों एग्जाम्पल है CH3Cl की रिएक्शन KOH एक्वस KOH से करावा, और एक्वस KOH से रिएक्शन कराने के बाद आप इसका मैकेनिज्म शो करो। रिएक्शन तो कोई भी करा लेगा, बोलेगा OH और Cl का सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो नहीं है, आपको पूरा मैकेनिज्म लिखना है। तो अब आप बोलोगे चलिए पहला स्टेप KOH ब्रेक होगा K प्लस OH माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा ये CH3 को ओपन करके लिख दिया Cl। यहाँ SN1 और SN2 में अंतर है कि जब SN1 था तो OH माइनस मीडियम था, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ है वो रिएक्टेंट के रूप में होता है, और ये रिएक्टेंट आया OH माइनस, बोला मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, तो कार्बन बोला यार कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो OH है, Cl तो वीक है, मैं Cl को हटा दूं और OH को जोड़ लूं। लेकिन Cl अभी हट कैसे जाएगा, क्योंकि उसको तो बॉन्ड फिजन होगा तभी हटेगा। तब यहाँ पर एक स्टेप होता है, और वो स्टेप ये होता है कि ये जो कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये अपने एक बॉन्ड को वर्चुअली दोनों में ब्रेक कर देता है, एक OH और एक Cl बन जाता है, जुड़ जाता है। ये स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। इट इज अनस्टेबल हाइपोथेटिकल स्टेट। इस स्टेट में दोनों न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन पे अटैच्ड है बाय हाफ बॉन्ड, आधा बॉन्ड से। ये स्टेप जो आपको दिख रहा है तो ये इस रिएक्शन का रिलेटिवली स्लो स्टेप है, जिससे आप बोलते हो कि रेट प्रोपोर्शनल टू CH3Cl का कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। Since the rate of the reaction depend upon the concentration of 2 components or 2 reactant or 2 molecules or ions, therefore it is the example of bimolecular kinetics। ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे होगी लड़ाई, फाइटिंग होगी। OH बोलेगा मैं हूँ स्ट्रॉन्ग Cl से, Cl बोलेगा यस यू आर स्ट्रॉन्ग, तो Cl को तो हटना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ये OH इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और पूरे बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, और ऐसा करने के बाद ये प्रोडक्ट के रूप में आपको ये मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा, Cl माइनस आयन फ्री हो जाएगा। फ्री Cl माइनस क्या करेगा, उसके लिए K प्लस बचा हुआ है, उस Cl माइनस के साथ जुड़ के ये बना देगा क्या बच्चों, KCl बना देगा। बहुत सरल है, बहुत ही इजी है। अब इसको भी आप ऑप्टिकल फिनोमेना से समझा सकते हैं। ऑप्टिकल फिनोमेना में प्लेन पोलराइज्ड लाइट, फिर उसमें एनहांसियोमर, डायस्टीरियोआइसोमर, किरल कार्बन, है ना, रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सब फिनोमेना आएंगी, जो कि मैं पहले आपको सिंपल रिएक्शन समझाऊंगा और फिर ऑप्टिकल फिनोमेना को सेपरेटली बताऊंगा, तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो कुछ भी करके आप 2 बार 4 बार इसको पढ़िए, लिख के पढ़िए। अगर आप लिखने में परफेक्ट हो गए, बिना देखे आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म को एज वेल एज स्टेटमेंट को, थ्योरी को, तो आपको ये सरल लगेगा। सरल हो जाने के बाद आगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो कोशिश करिए आप कुछ भी करके SN1 और SN2 का सिंपल नॉन ऑप्टिकल एक्सप्लेनेशन लिख पाए और बोल पाए। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम SN1 और SN2 का सिंपल एक्सप्लेनेशन तो सीख गए। अब जरूरी ये है कि हम कुछ रिएक्शन को प्रोसीड कराएं, जो कि हमारे सिलेबस में रिकमेंडेड है। तो पहली रिएक्शन तो आप देख रहे हैं कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म में हमने एक्वस KOH की रिएक्शन करा ली, यानी सब्स्टिट्यूशन बाय KOH या सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हो गई। अब यहीं पर मैं एक आपको रिएक्शन लूँ और मैं बोलूँ कि चलो मैं आप सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ बाय एल्कोक्सी ग्रुप। अभी एल्कोक्सी ग्रुप क्या है, तो मैं किसी एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराता हूँ हैलाइड से, और फिर आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और वो अपन देखते हैं ये होगा क्या और कैसे होगा। स्टूडेंट्स,
तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा SN1 और SN1 के बाद SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए इसका प्रॉपर यूज और हम इस मैकेनिज्म को अलग अलग कंडीशन पे काइनेटिक्स के हिसाब से कैसे समझा सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes and haloarenes. First of all, we are going to discuss about the chemical properties of haloalkane. तो मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये तो आपको अभी क्लियर है और उसके आपने टाइप देख ली। अब एक तरफ से रिएक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला एग्जांपल कि सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन बाय जब एल्कोक्सी ग्रुप पढ़ते हैं तो ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या है। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको कहूं कि अल्कोहल की रिएक्शन मैंने सोडियम से कराई है तो स्वाभाविक बात है ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो ये RONA तैयार हुआ, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये कहलाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। हियर RO- इज एल्कोक्सी न्यूक्लियोफाइल। अब हम हैलाइड में इस एल्कोक्सी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे और देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म होती है, क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये क्लियर हुआ है पहले प्रीवियस में वीडियोस में कि भाई SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री हैलाइड में और SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री हैलाइड में होती है। बच्चों दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हेन एनी हैलाइड, तो यहाँ पर अब आपकी रिएक्शन जब कराते हैं किससे, एल्कोक्साइड से, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम नाम देते हैं और वो है विलियमसन सिंथेसिस। तो दिस रिएक्शन इन विच हैलाइड रिएक्ट विद द एल्कोक्सी ग्रुप और सोडियम एल्कोक्साइड इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस एक नेम रिएक्शन है और इसकी एक फिक्स्ड कंडीशन है, वो ये बच्चों कि क्या कि शर्त ये है कि एनी 1 डिग्री हैलाइड, यानी शर्त ये है कि केवल 1 डिग्री हैलाइड होना चाहिए और वो भी एक और शर्त है कि वो एलिफैटिक होना चाहिए, यानी एनी 1 डिग्री हैलाइड जो कि एलिफैटिक हो, एरोमेटिक ना हो। यानी अब शर्त क्या हो गई कि एरोमेटिक हैलाइड नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए, वो भी एलिफैटिक होना चाहिए। कि रिएक्शन कराते हैं RONA से, एल्कोक्साइड से, एनी एल्कोक्साइड, यहाँ कोई शर्त नहीं। यहाँ पे आप R लो, एथिल लो, मेथिल लो, R की जगह पे फेनाइल ले लो, फिनाइल ग्रुप ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, छोटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैकेनिज्म प्रोसीड ये करने वाला है। किसी भी एल्कोक्साइड की रिएक्शन करा दोगे, प्रोडक्ट के रूप में आपको ईथर मिलेगा एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि RH कोई एल्किल हैलाइड है और RONA सोडियम एल्कोक्साइड है, तो यहाँ पर आपको मालूम है RO- न्यूक्लियोफाइल है, X- न्यूक्लियोफाइल है, RO इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये इसको रिप्लेस करेगा बाय कौन सी मैकेनिज्म, ये अब थोड़ा आपको ध्यान रखना है, SN2 मैकेनिज्म। यानी ये बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होगा और इसमें रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। जब ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी तब फिर जाके प्रोडक्ट तैयार होगा। अब ये सिंपल तरीके में आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन करने पे आपको ROR प्लस NaX मिलेगा, ये ROR ईथर है, यानी विलियमसन सिंथेसिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अगर हम इसमें वेराइटीज की बात करें और देखें कि क्या इसमें SN2 मैकेनिज्म होने के कारण किस तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं और उसको हम ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करें, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जैसे मैं कहूँ CH3Cl की रिएक्शन CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड से करा दूं, मैं CH3CH2Cl की रिएक्शन CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड से करा दूं, या मैं CH3 आइसोप्रोपिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड से करा दूं, या मैं टर्सरी ब्यूटेन क्लोराइड की रिएक्शन
सोडियम मेथॉक्साइड से कराऊं या मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड से कराऊं, तो सबसे पहले इन रिएक्शंस को देखने के बाद आप पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, विलियमसन सिंथेसिस कौन सी है और कौन सी नहीं है। SN2 मैकेनिज्म की कंडीशन, शर्त यह है हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए और 1 डिग्री में भी एलिफैटिक होना चाहिए, बिकॉज एरोमेटिक compounds are very less reactive for nucleophilic substitution. In aromatic compound, nucleophilic substitution mechanism is not observed. ये कंसेप्ट दिमाग में हो, तो जब आप ऐसा बोलोगे तो आप बोलोगे ये 1 डिग्री एलिफैटिक है, ये भी 1 डिग्री एलिफैटिक है, ये 2 डिग्री एलिफैटिक है, ये 3 डिग्री एलिफैटिक है और ये एरोमेटिक है। यहाँ ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये रिएक्शन यहाँ आपको देखना ही नहीं है, यहाँ बस ये देखना है कि हाँ एल्कोक्साइड है कि नहीं। ये होगी रिएक्शन, ये भी विलियमसन सिंथेसिस होगी, लेकिन ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री हो गया। ये भी विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि ये 3 डिग्री हो गया, और ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगी क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया, यानी दिस रिएक्शन नॉट फॉर द प्रोडक्ट। यही थोड़ा सा आपको फिल्ट्रेशन बनना चाहिए कि कंडीशन आपको याद है तो आप बहुत जल्दी फिल्टर कर सकते हो। अब इनमें रिएक्शन होगी तो आपको मालूम है ये सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पर CH3 और CH3 डाइमेथिल ईथर NaCl निकल जाएगा, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा और आप बोलोगे C2H5 OCH3 एथिल मेथिल ईथर और NaCl निकल जाएगा, और इस प्रकार से आपको स्टेबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा डिजाइन बदल दूं और मैं आपसे बोलूं कि चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि CH3Cl की रिएक्शन CH3 होल ट्वाइस CHONA से करा देता हूं सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड से, या मैं CH3Cl की रिएक्शन CH3 होल थ्राइस CONA से करा देता हूं सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से, या मैं CH3Cl की रिएक्शन यहाँ पर मैं सोडियम फिनॉक्साइड यूज कर लेता हूँ। अब क्या होगा? तो आपको यहाँ देखना है, बोले यार ये 1 डिग्री है एलिफैटिक, 1 डिग्री एलिफैटिक, 1 डिग्री एलिफैटिक, वहां कौन है कोई मतलब, ये तीनों 1 डिग्री एलिफैटिक है, ये तीनों रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? तो फिर आपको मालूम है कि NaCl निकल जाएगा, CH3 OCH CH3 मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर तैयार हो जाएगा, इधर भी NaCl निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट के रूप में CH3 CH3 मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर तैयार हो जाएगा, या टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर तैयार हो जाएगा। इधर भी आप वही रिएक्शन कराओगे और आपको CH3O फेनिल ग्रुप प्लस NaCl तैयार हो जाएगा, और इसको आप बोलोगे मेथिल फेनिल ईथर या एनिसोन। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। क्लियर बच्चों? इस तरह की रिएक्शन तो मेरे को लगता है अब दिमाग चल रहा है। अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड से कराए तो क्या बनेगा और कौन सी मैकेनिज्म होगी, आप बोलोगे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती क्योंकि ये एरोमेटिक हैलाइड है, और एरोमेटिक हैलाइड में कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऑब्जर्व नहीं होती। इसलिए ये तय हो गया कि इस कंडीशन में अब हमारा रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ये विलियमसन सिंथेसिस भी नहीं है और एज वेल एज इट्स नॉट फॉर एनी प्रोडक्ट बिकॉज द एरोमेटिक कंपाउंड आर वेरी लेस रिएक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं आप? क्लियर है बात? तो यहाँ पर बहुत बड़ा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करें और ये ध्यान रखें कि भाई विलियमसन सिंथेसिस ईथर प्रिपरेशन की मेथड SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, बाइमॉलिक्यूलर होती है, एक स्टेप में होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉलो करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इज ऑब्जर्व्ड ओनली विथ द 1 डिग्री एलिफैटिक हैलाइड। 1 डिग्री एलिफैटिक हैलाइड में ही ऑब्जर्व होगी और उसके अलावा दूसरे केसेस में ऑब्जर्व
नहीं होगी। ये बच्चों, तो आपको कुछ भी करके इस बात को ध्यान देना होगा। अब आप मान के चलते हैं कि ये सीख चुके हैं, और अगर ये सीख गए तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, उस पर ध्यान लगाना है। वो रिएक्शन कुछ ऐसी है कि अगर मैं आपसे कहूं कि हैलाइड की रिएक्शन है, किसी साइनाइड के साथ उसका सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। अब साइनाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो क्या होगा, बहुत कठिन चीज बनेगी क्या? बोले बनने को तो बहुत सरल बनेगा, लेकिन इसमें भी एक बहुत सारा इनविजिबल नॉलेज है, और वो इनविजिबल नॉलेज ही हमें ध्यान से देखना है। क्या, कैसे है, किस तरह से यूज होगा, वो अब देखिए आप। तो होता ये है बच्चों कि अब हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन करने के पहले आपको एक मंत्र दिमाग में बैठाना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी है, उसकी बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से वो क्या है। तो आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे तगड़ा बॉन्ड सीसी बॉन्ड होता है, यानी हर रिएक्टेंट चाहता है, कोशिश करता है कि प्रोबेबल हो, अगर हो सके तो सीसी बॉन्ड बन जाए। यानी सीसी बॉन्ड बनने का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी जहां सीसी बॉन्ड बन सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकता है, वो रिएक्शन प्रेफरेंशियली पहले होगी। उसके बाद CO बॉन्ड होता है स्टेबल, उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। तीसरे रैंक पे CN बॉन्ड आता है, चौथे रैंक पे CX बॉन्ड आता है, और पांचवें रैंक पे CH बॉन्ड आता है। यानी हर रिएक्टेंट की कोशिश होती है कि अगर वो कैपेबल हो तो CC बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना ले, तो उससे उसका बनने वाला प्रोडक्ट बहुत स्टेबल हो जाएगा। और अगर नहीं तो CO बॉन्ड बना ले, अगर प्रोबेबिलिटी है तो, नहीं तो CH बॉन्ड बना ले, CX बॉन्ड बना ले, और CH बॉन्ड तो होगा ही होगा, वो तो रहता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये लॉजिक आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि जब मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो प्रोडक्ट आपको ही बनाना है, तो प्रेफरेंशियली मैं ये देखूंगा कि रिएक्टेंट अगर स्ट्रॉन्ग नेचर का है तो प्रोडक्ट भी उसी नेचर का बनेगा। स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट अपने नेचर का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वीक रिएक्टेंट अपने नेचर का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि अगर मैं कहूँ कि कोई अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, लेट मान लो मैं KCl से कराता हूँ, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम S ब्लॉक की मेटल है, इसलिए जो साइनाइड है ये कैसा है, आयनिक नेचर का है, ये आयनिक साइनाइड है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, रिएक्शन होने के बाद दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक RCl मिलता है, एक RNC मिलता है, KX। RCl एल्किल साइनाइड ये मेजर प्रोडक्ट होता है, जबकि RNC एल्किल आइसोसाइनाइड जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। कुल मिला के आयनिक साइनाइड का यूज किया तो मेजर प्रोडक्ट में साइनाइड बना। वाई, ऐसा क्यों हुआ? ये रिएक्शन तो कोई भी रट लेगा, लॉजिक क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ऐसा है? तो अब ध्यान से सुनिएगा। दो बातें इसमें। पहला कंसेप्ट कि KCl एक आयनिक साइनाइड है, यानी उसमें आयनिक बॉन्ड है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो रिएक्टेंट अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नेचर के कारण कोशिश करेगा कि उसका स्टेबल प्रोडक्ट बने और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ बने। इसके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा तो एक कार्बोकैटायन बनेगा। अगर C और C के बीच में बॉन्ड सकता है, C और N के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है। बोले यार ऐसे कैसे बन सकता है, दोनों एटम थोड़ी बनाएंगे, CN है। बोले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एक शब्द होता है और वो होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? बोले एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें करस्पॉन्डिंग दो या दो से ज्यादा एटम जो भी हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं टुवर्ड्स कार्बोकैटायन टू फॉर्म अ बॉन्ड टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट। यानी ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो डिफरेंट एटम्स डोनर
एटम की तरह बिहेव करें। डिफरेंट एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करके डिफरेंट बॉन्ड बनाएं तो हम कहते हैं क्या कि ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। पूरे सिलेबस में एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड का पेयर होता है, नाइट्रो के साथ नाइट्राइड का पेयर होता है और थायोसाइनाइड के साथ आइसोथायोसाइनाइड का पेयर होता है। ये 3 पेयर यानी 6 न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंट नेचर के होते हैं, जिसमें से हम इन 4 का यूज ज्यादातर करते हैं। यानी ये न्यूक्लियोफाइल अगर आपको रिएक्शन में दिख रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि अब 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर प्रोडक्ट क्यों मेजर है वो बनने के लिए थ्योरी बननी चाहिए, जो मैंने अभी आपको सिखाई कि कौन सा बॉन्ड स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब आपको जब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का ज्ञान हो गया तब आप बोलोगे कि यहाँ पर इसके 2 ऑप्शन है कि साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर को कोऑर्डिनेट करे अगर कार्बोकैटायन की तरफ तो सीसी बॉन्ड बनाएगा, तो RCN बनेगा सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ, और जब सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हमेशा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। सीसी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा बाय CN बॉन्ड। अब आपको मालूम है कि सीसी बॉन्ड CN बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, तो आयनिक साइनाइड जो कि आयनिक नेचर का है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैटर्न दिखाता है, वो प्रोडक्ट में सीसी बॉन्ड बनाने के लिए उसका कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम करेगा, जिससे कि मेजर प्रोडक्ट के रूप में मुझे सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा एल्किल साइनाइड मिलेगा। यहाँ पर आपको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का लॉजिक अप्लाई करना। क्लियर बच्चों? लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूं और मैं कहूं कि अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करा रहा हूं। AgCN सिल्वर साइनाइड है जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाता है, कोवैलेंट नेचर का है। अब क्या होगा, आप बोलोगे यार AgCN कर दिया, AgCN कोवैलेंट का होता है, कोवैलेंट वीक नेचर का होता है, तो रिएक्टेंट अगर वीक बॉन्डिंग पैटर्न दिखा रहा है तो बनने वाले प्रोडक्ट में भी वीक बॉन्ड का पैटर्न होने की प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि कार्बन डोनर हो कि नाइट्रोजन डोनर हो, तो CC बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा और CN बॉन्ड बनेगा तो इसके कोवैलेंट नेचर का आएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कर लेता है, इसलिए N जाके C से जुड़ता है, और जब N C से जुड़ता है तो RNC तैयार होता है, तो यहाँ पर ये माइनर की जगह ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, जबकि ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो जब आप साइनाइड का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पहले रिएक्टेंट में जिस नेचर का बॉन्ड होता है वो उसी नेचर का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब रिएक्शन हो रही होती है और रिएक्शन होते समय ऐसा न्यूक्लियोफाइल मिले जिसमें एक साथ 2 एटम अलग अलग कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पेयर को कोऑर्डिनेट कर सकें, शेयर कर सकें, तो ऐसे पेयर को, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। हमारे सिलेबस में एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के 3 पेयर हैं, साइनाइड का आइसोसाइनाइड, नाइट्रो का नाइट्राइड और थायोसाइनाइड का आइसोथायोसाइनाइड, जिसमें हम इन 4 का यूज करते हैं ज्यादातर। अगर हम आयनिक साइनाइड लाइक KCN को एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो आयनिक साइनाइड में साइनाइड का आयनिक बॉन्ड नेचर होने के कारण कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा और CC बॉन्ड बनाएगा, जिससे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार होगा और साइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमने सिल्वर साइनाइड का यूज किया तो सिल्वर साइनाइड के कोवैलेंट नेचर होने के कारण नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा और ऐसे में CN बॉन्ड बनेगा और CN बॉन्ड बनने से हमें आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत छोटी सी है, मुश्किल से 5 सेकंड की है, लेकिन उसके डेप्थ में जाओगे आप तब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इन सेम कंडीशन अब मैं अगर आपको यही चीज बोलूं कि थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं अपन और हम जहाँ सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं वहां आप कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रोजन। अब सब्स्टिट्यूशन अगर मैं नाइट्राइड ग्रुप से करा रहा हूं
अब नाइट्राइट से सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो क्या होगा, फिर वही बात, अगर मैं RH की रिएक्शन KNO2 को मैं आयनिक फॉर्म में लिख दे रहा हूं, KONO ओपन स्ट्रक्चर पोटेशियम नाइट्राइट से करा रहा हूं, और अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैं AgON डबल बॉन्ड सिल्वर नाइट्राइट से करा रहा हूं, फिर वही बात आप बोलोगे पोटेशियम नाइट्राइट आयनिक नेचर का होगा, तो इसमें या तो ऑक्सीजन डोनर का काम करेगा या नाइट्रोजन डोनर का काम करेगा। अगर ऑक्सीजन डोनर का काम करेगा तो CO बॉन्ड बनेगा, और नाइट्रोजन डोनर का काम करेगा तो CN बॉन्ड बनेगा। अब बच्चों सोचो, अभी बताया था CO और CN में कौन स्ट्रॉन्ग है, बोले CO स्ट्रॉन्ग है, तो आयनिक नेचर का नाइट्राइट होने के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैटर्न होगा, इसलिए यहां पर ये नाइट्रोजन डोनर का काम करेगा कार्बोकैटायन को। इससे प्रोडक्ट के रूप में RONO प्लस KX यानी एल्किल नाइट्राइट तैयार होगा। बट when we use a silver nitride in the same reaction, here the silver nitride is the covalent in nature, so weak bond pattern. Therefore, in this condition, oxygen as well as nitrogen both can act as electron pair donor. But since the weak bonding is observed in nitride, silver nitride, therefore nitrogen act as donor site. नाइट्रोजन डोनर एटम का काम करेगा, और नाइट्रोजन जो कि CN बॉन्ड बनाएगा, CN बॉन्ड CO बॉन्ड से वीक होता है, इसलिए CN बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब CN बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अपने आप आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, RN डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेटेड यानी सिल्वर नाइट्राइट की जगह आप क्या बोलोगे, नाइट्रो एल्केन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और नाइट्रो एल्केन मिलने के बाद आप समझ में आ रही है आपको इस बात। तो रिएक्शन बहुत सरल है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन में आपको ध्यान देना होगा कि अगर मैं कोई रिएक्शन प्रोसीड करा रहा हूं तो रिएक्शन प्रोसीड कराते समय मुझे कुछ भी करके ये ध्यान देना होगा कि अगर दो रिएक्शन हो रही हैं तो कौन सा रिएक्टेंट स्ट्रॉन्ग नेचर का है और कौन सा वीक नेचर का है। क्लियर बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा वो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद CN, देन CX, और सबसे कमजोर और सबसे अंत में आता है CH बॉन्ड। क्लियर बच्चों, इतना तो आप ध्यान लगा ही सकते हो। तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। कुछ भी करके आप इन चीज़ों पे परफेक्शन लाइए। अब अगर ये सब्स्टिट्यूशन आपसे बनता है तो हम अब पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, यानी हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं। अब हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराने पे ऐसा क्या विशेष हो जाता है, तो इसमें भी बच्चों अच्छे क्वेश्चन बने हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेप्स होते हैं कई, तो वो हम देखते हैं कि अब हमारी हेडिंग है कि रिएक्शन ऑफ हैलाइड विथ अमोनिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एमिनो ग्रुप।